नमस्कार, मनोमय के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश समेत भारत के 5 राज्यों में चुनाव का मौसम चल रहा है। नेता राजनेता जहां बड़े बड़े वादे करते दिखते हैं, इन मौसमों में वही कुछ राजनेता जो कि पूर्ण रूप से विलुप्त मान लिए गए थे, अचानक से वापस दिखाई देने लगते हैं। कोरोना काल में गंगा मैया में डॉल्फिन जिस तरह लौट आई थी, आप इसको भी उसी तरह मान सकते हैं। चुनाव हर राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, किंतु उत्तर प्रदेश के लिए राजनीति में एक कहावत पुरानी है, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश एक प्रचंड जनसंख्या वाला हिंदी प्रदेश, जो कि 80 लोकसभा सीट अकेले खुद में समाये बैठा है, के लिए कहा जाता है कि जिसकी उत्तर प्रदेश पर पकड़ मजबूत हो गई, वो दिल्ली के सिंहासन पर आसानी से पहुंच जाएगा। सर्वाधिक 10 बार आपातकाल झेल चुका उत्तर प्रदेश न जाने कितने ही तूफानों को सह गया। जातिवाद, सांप्रदायिक दंगे, भ्रष्टाचार, आतंकी हमले और गरीबी ने उत्तर प्रदेश के आम जनमानस की जमकर परीक्षा ली। 2007 में एक लंबे अंतराल के पश्चात उत्तर प्रदेश ने एक पूर्ण बहुमत की सरकार देखी, सुश्री मायावती के नेतृत्व में। बहुजन समाज पार्टी ने दलित और पिछड़े वर्ग के उत्थान के वायदे के साथ सत्ता हासिल की। 5 साल सरकार चलाने के बाद 2012 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने अच्छे और पूर्ण बहुमत के साथ एक बार पुनः जातिगत समीकरणों को साधते हुए और समाजवाद की नीतियों का बखान करते हुए सत्ता पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। 2014 भारत की राजनीति का एक अभूतपूर्व वर्ष बनकर आया, जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया। मोदी की लोकप्रियता एक विकास पुरुष और हिंदू राष्ट्रवादी नेता के रूप में हुई और राजनीति में इसको मोदी लहर का नाम दिया गया। नरेंद्र मोदी ने गुजराती होते हुए भी अपना पर्चा उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में से भरकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग प्रकार की दिशा दे दी। मोदी लहर का असर कुछ ऐसा हुआ कि लोकसभा चुनाव में मोदी लहर को उत्तर प्रदेश की जनता ने भारी वोटों से सराबोर कर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक छत्र राज दे दिया। 2017 में विधानसभा चुनाव में भी मोदी लहर का खुमार जनता के सर ऐसा चढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ कर गई। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का कार्यभार गोरखपुर के नेता और गोरखनाथ मंदिर के महंत श्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। योगी आदित्यनाथ की छवि 2017 में एक हिंदू नेता के रूप में थी, जो अपनी बातों को मुखर होकर कहने में विश्वास रखते थे। जहां योगी आदित्यनाथ की छवि में जातिवाद का कोई दाग नहीं था, वहीं मुस्लिम समाज में उनकी छवि सांप्रदायिक नेता की थी। योगी आदित्यनाथ को अपने इस छवि को तोड़ने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की तमाम समस्याओं को ध्वस्त करने की भी जिम्मेदारी थी। अपने कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने सर्वप्रथम महिला सुरक्षा हेतु एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया और माफियों पर नकेल कसने के लिए भी कई कदम उठाए। केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार में योगी आदित्यनाथ यह बात पूर्णतः जानते थे कि उत्तर प्रदेश का उत्थान देश के उत्थान में बड़ा भागीदार बन सकता है, और राजनीतिक दृष्टि से भी दोनों ही नेताओं ने उत्तर प्रदेश की बहुमूल्यता को जाना। 2014 में अखिलेश यादव के अति आत्मविश्वास वाले रवैये को दरकिनार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की सोशल वेलफेयर स्कीम्स को राज्य के गरीब से गरीब तबके व्यक्ति तक पहुंचाने का सफलतापूर्वक प्रयास किया और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई सोशल वेलफेयर स्कीम्स को भी बेहतर रूप से लागू किया। यूं तो ऐसी स्कीम्स पहले के राजनीतिक दलों में भी घोषित किए थे, किंतु सरकारी बाबुओं और नेताओं का भ्रष्टाचार उन स्कीम्स के फायदे आम जनता तक पहुंचने नहीं देते थे। योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के इस दीमक को काफी हद तक खत्म कर गरीबों को योजनाओं का फायदा पहुंचाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका फायदा देखने को मिला। बीजेपी को उत्तर प्रदेश की जनता ने पुनः अपने वोटों से नवाजा और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ ने खुद की लोकप्रियता पर मोहर लगाते हुए अपना कार्यकाल संभाला। 2019 से 2022 तक योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कई चुनौतियां आईं। एंटी सीएए प्रोटेस्ट जहां दिल्ली में एक दंगे का रूप ले गया, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने विरोध को किसी भी तरह के उपद्रव में परिवर्तित नहीं होने दिया। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज की भारी संख्या थी और सीएए कानून से उनकी नाराजगी भी थी,
किंतु उनकी नाराजगी को किसी भी प्रकार के दंगे में परिवर्तित न होने देने के लिए योगी आदित्यनाथ पुनः जनता के बीच सराहना के पात्र बने। माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलवाने से लेकर देवबंद में डी रेडिकलाइजेशन हेतु एटीएस का गठन करने जैसे अनेकों कार्यों के लिए योगी आदित्यनाथ को उनके प्रतिद्वंदियों के समक्ष एक मजबूत स्थिति में नापा जा रहा है। आप लोग चाहते होंगे कि चुनाव खत्म हो और राज्य के सारे क्रियाकलाप वापस सुचारू रूप से शुरू हो सके, लेकिन मैं चाहती हूँ कि चुनाव जल्दी खत्म हो तो एनडीटीवी और पत्रकारिता के नायक श्री रवीश कुमार जी किसी और बात पर बढ़ सके। यूं तो भाजपा अगर उत्तर प्रदेश चुनाव जीत जाती है तो रवीश कुमार जी को 5 साल के लिए पुनः कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन कम से कम रवीश कुमार जी द्वारा चुनावी रैलियों के भाषणों के ब्रेकडाउन वाले वीडियो से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। जब माफियाओं के नाम गिनवाने में भी रवीश जी को सांप्रदायिकता की बू आने लगती है, तो ऐसे में यह चुनाव और इनके भाषण रवीश जी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब ज्यादा नहीं बोलूंगी, वरना आज की ताज़ा खबर YouTube चैनल को जैसे नोटिस थमा दिया था एनडीटीवी ने, वैसे ही कहीं हमें भी ना थमा दे। वो क्या है ना कि फांसीवाद से लड़ाई के दरमियान कुछ आवाजें दबाने की सोच एनडीटीवी की पुरानी रही है। यकीन न हो तो बरखा दत्त के नीरा राडिया टेप सुन लीजिए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा प्रियंका गांधी की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश और बिहार के निवासियों को भैया बोलकर अपमानित करने वाले रवीश जी ने 3 लाइन अपने प्राइम टाइम में अवश्य बोली, तो आप उनको कृपया पक्षपाती पत्रकार तो न ही कहें। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि भाजपा नेताओं की मामूली से मामूली चुनावी रैलियों के भाषण को सांप्रदायिकता का सर्टिफिकेट रवीश जी ने बेझिझक पूरे आधे घंटे तक बांटा। वैसे रवीश जी भी खुद बिहार के हैं, तो सोचा आपको बता दूं, प्रियंका गांधी का भैया वाले बयान पर ताली बजाना रवीश जी को चुभा जरूर होगा, लेकिन क्या करे, गोदी मीडिया थोड़ी है जो प्रियंका गांधी को घेर ले। वैसे प्रियंका गांधी जी का भी ससुराल उत्तर प्रदेश का ही है, लेकिन भैया कहलाने से उन्हें तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यह उनके सैया का घर है, भैया का नहीं। भैया तो इटली के हैं। पंजाब में भी चुनाव है जहां पर मुकाबला रोमांचक है और केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी के आने की उम्मीदें दिखाई दे रही है। यह वही केजरीवाल है जिन्होंने दिल्ली चुनाव में कहा था कि मुसलमानों का वोट विभाजित नहीं होना चाहिए और सीधा आपको पड़ना चाहिए। लेकिन पोलराइजेशन की राजनीति तो भाजपा ही करती है, तो अब कोई क्या ही करे। इसलिए हम तो चाहते हैं कि चुनावी मौसम जल्दी बीते और दलाली भरी पत्रकारिता और अपमानित करने वाली राजनीति से हमें मुक्ति मिले।